हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ज्वालामुखी से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि ज्वालामुखी की परिभाषा में कि पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न आकस्मिक क्रिया के परिणाम स्वरूप तरल एवं गैसीय पदार्थों का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर आता है। जब तक ये पदार्थ धरातल के अंदर है तब तक मैग्मा कहलाता है और जैसे ही ये पदार्थ बाहर आ जाता है इसे लावा कहा जाता है। तो ये बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा शांत ज्वालामुखी। उद्गार के आधार पर यानी विस्फोट के आधार पर ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी। एक ऐसा ज्वालामुखी जो निरंतर लगातार उद्गारित होता रहता है, जिसमें से निरंतर विस्फोट होता रहता है, ऐसा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अर्थात एक बार विस्फोट हो गया, अब लगातार उसमें विस्फोट हुए जा रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा, लगातार इसमें से अंगारे निकलते रहते हैं। कुछ पल रुक जाता है, तुरंत हो जाता है और रुकने का तो काम ही नहीं, बस धीमी गति उठती है और तीव्र गति लाती है। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के बाद उसमें लगातार विस्फोट होता रहता है, जो लगातार सक्रिय बना रहता है, एक्टिव रहता है, ऐसा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो देखिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार उद्गारित यानी विस्फोट होने के पश्चात निरंतर उद्गारित होता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी
कहलाता है। एक ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के बाद, उद्गारित होने के बाद निरंतर उद्गारित होता रहता है, ऐसा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो इटली का एटना ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का नाम है, एक ऐसा ही ज्वालामुखी है जो लगातार विस्फोटित होता रहता है। प्रशांत महासागर की यदि हम बात करें तो प्रशांत महासागर के चारों ओर भी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर अर्थात आग का गोला, आग का एक सर्किल बना हुआ है, चारों तरफ वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी लगातार विस्फोटित होते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ आग लग रही है, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें तो इटली का एक ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी। ये एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल होता है, जो एक बार उद्गारित हो गया है और निरंतर उद्गारित होता रहा है या हो रहा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्लियर हुआ। बात करें सेकंड नंबर की, और वो आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो एक बार उद्गारित होने के पश्चात दोबारा उद्गारित होगा, लेकिन कब पता नहीं। ध्यान दें, सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार उद्गारित होने के बाद पुनः उद्गारित होंगे, लेकिन वो कब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जस्ट अगले पल ही हो जाए, साल भर के पश्चात हो, 10 साल के बाद या शताब्दी के बाद, लेकिन ये फैक्ट है कि उद्गारित होंगे। तो ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, इसी के साथ देख लेते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार उद्गारित होने के पश्चात, या तो निरंतर आ गया, पश्चात पुनः उद्गारित होते हैं, पुनः उद्गारित होंगे, लेकिन कब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इटली की हम बात करें, इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का नाम है वेसुवियस ज्वालामुखी, जो समय समय पर कई बार उद्गारित हो चुका है। यह ज्वालामुखी कई सालों के अंतराल पर उद्गारित हुआ। सबसे पहले 1631 में यह उद्गारित हुआ था। क्या? इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी। उसके बाद 1631 के पश्चात 1812 में, उसके बाद 1906 में आप देख सकते हैं, और उसके बाद 1943 में। 1631 से और 1812 के मध्य कितना डिफरेंस, फिर 1812 से 1906 के मध्य डिफरेंस, और यहां और भी कम डिफरेंस रह गया है। तो उद्गारित हो रहा है, लेकिन कब कोई निश्चित नहीं, क्योंकि इनके मध्य का जो समय है निश्चित नहीं है। आप जरा यहां हिसाब लगाएं, 1631 से लेकर 1700 का लगभग 70 साल तो ये हो गए, फिर 1800 170 साल, 190, लगभग 190 सालों के अंतराल में यहां विस्फोटित हुआ है। यहां 1812 से लेकर 1906, यहां लगभग 95 सालों का अंतर आया है, लगभग
और यहां कितना 37 साल का ये अंतर रह गया। तो आप देखिए जहां पहले से लेकर दूसरा विस्फोट 190 साल के बाद हुआ था, लगभग 2 शताब्दियों के बाद, तो दूसरे में सिर्फ 95 साल का अंतर रह गया और फिर हुआ जो डिफरेंस वो 37 का ही रह गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये विस्फोट अब होगा, लेकिन अब कब होगा कुछ नहीं। 2020 आ चुकी है, अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं बोलना बंद करूं और वहां विस्फोट हो जाए, क्योंकि ये ज्वालामुखी एक आकस्मिक घटना है, अचानक घटित होने वाली घटना है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि इस ज्वालामुखी के विस्फोट होने में कितना अधिक और समय लगेगा। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो निरंतर विस्फोट होते रहते हैं और सुषुप्त ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के पश्चात दोबारा विस्फोट होगा, लेकिन कब नहीं कहा जा सकता। वहीं तीसरा आता है शांत ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के पश्चात इनमें दोबारा कभी विस्फोट नहीं होगा, ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे म्यांमार का माउंट पोपा, ये ज्वालामुखी का नाम है। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण म्यांमार का माउंट पोपा है। यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो एक बार विस्फोट होने के पश्चात अब दोबारा इसमें से कभी विस्फोट नहीं होगा। ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जीवित व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति और मृत व्यक्ति। जीवित व्यक्ति तो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो गति कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपनी विभिन्न क्रियाएं कर रहा है, निरंतर सक्रिय है, वो जीवित है। बेहोश, जिसे होश नहीं है, लेकिन होश आएगा, कब आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग देखे उनके बीमार हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, उन्हें चिकित्सक इलाज करते हैं, उनको होश में लाने का प्रयास करते हैं। होश आता है, लेकिन कितनी देर में आए ये व्यक्ति के पावर के ऊपर और दवाइयों की ताकत के ऊपर है कि व्यक्ति में कितनी क्षमता है, कितना मानसिक रूप से वह मजबूत है, कितनी रोगों से लड़ने की क्षमता है। उस तरह से नहीं कह सकते तो इसका माइंड कितनी देर में सक्रिय होगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता। होश आएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 10 घंटे में, 15 घंटे में, लेकिन होश आएगा। लेकिन मृत व्यक्ति, जिसको हम शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं, एक बार व्यक्ति जो मर गया, जिसकी डेथ हो गई, दोबारा वह नहीं मिल सकता, वो चला गया। तो जिस प्रकार से व्यक्तियों की स्थिति है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी की भी स्थिति आती है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। उम्मीद करता हूं कि तीनों ज्वालामुखियों के प्रकार आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आइए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे हमारा टॉपिक आज का। ज्वालामुखी एक आपदा है, अचानक घटित होने वाली ये क्रिया है, जिससे भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है। लेकिन कुछ ज्वालामुखी, या कह सकते हैं मोस्टली ज्वालामुखी, ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जो निर्जन हैं,
या मानव की बसावट वहां पर कम है, या यूं कह दें कि मानव की बसावट उस स्थानों पर नहीं होगी जहां ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लेकिन ये धरातल की आंतरिक क्रिया है, कब और कहां विस्फोट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जो धरातल मजबूत है, कठोर है, वहां ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना कम रहती है, लेकिन जो धरातल कमजोर है वहां ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना प्रबल बन जाती है। हमारा दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार शामिल है, आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, प्रायद्वीपीय पठार, यह भी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के जमने से ही निर्मित हुआ। लेकिन वो पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार या वो ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी था, अब पुनः इसमें विस्फोट नहीं होगा। एक बात आपकी जहन में चल रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है या कौन सा शांत या कौन सा मृत ज्वालामुखी है। तो इसका जो निर्धारण किया जाता है वो लावा के जमाव पर किया जाता है। ये कोई पेड़ नहीं, ज्वालामुखी है जो नीचे से इसमें से मैग्मा निकलेगा और ऊपर आकर लावा के रूप में जम जाएगा। अब ध्यान रखना, विस्फोट हुआ है इस जगह से, आप समझने का प्रयास करें, विस्फोट हुआ है इस जगह से। यदि लावा गाढ़ा है, जो लावा है वो मैग्मा जो बाहर निकला है, यदि वो गाढ़ा है और कठोर रूप से जम गया है, मजबूती से जम गया है, तो वह इस स्थान को ब्लॉक कर देगा कठोरता से, और जब ब्लॉक कर देगा तो दोबारा से यहां विस्फोट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस स्थान से वो निकल रहा था उस स्थान पर रोक लग गई है, रुकावट आ गई, बाधा उत्पन्न हो गई है। तो ऐसी स्थिति में यदि कठोरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से लावा यहां जमा हो गया है इस स्थान पर, तो फिर यहां दोबारा विस्फोट नहीं होगा। यदि लावा पतला है, यानी जो मैग्मा बाहर निकला है यदि वो पतला है, ज्यादा गाढ़ा नहीं, तो जमाव उसका नहीं हो पाएगा, और जमाव नहीं हो पाएगा तो पतली पतली परतें बिछेंगी ओनली, और पतली परतों को तोड़ पाना बहुत आसान होगा। और यदि लावा इतना पतला है कि यहां जम ही नहीं पा रहा और प्रेशर इतना अधिक है कि वो लावा को जमने नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर रुकावट नहीं उत्पन्न हो पाती और निरंतर लगातार विस्फोट होता रहता है। तो ये डिपेंड करता है, वो लावा के जमाव पर डिपेंड करता है कि लावा कितना गाढ़ा है या कितना पतला। जितना ज्यादा लावा गाढ़ा होगा, ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना भविष्य में उतनी ही कम होगी, और जितना लावा पतला होगा, तरल अवस्था में होगा, ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं एक चीज और बात कर रहा था आपसे कि ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है, एक आकस्मिक घटना है जो अचानक घटित होती है और इससे जन धन की हानि होती है। लेकिन ज्वालामुखी के कुछ लाभ भी हैं, और वो लाभ यह है कि धरातल के अंदर मौजूद विभिन्न खनिज पदार्थ जो धरातल के गर्भ में छुपे हुए, गहराई में दबे हुए हैं, ये बाहर निकल आते हैं, जिन्हें मानव आसानी से प्राप्त कर सकता है। नदियों की तलहटी में अवसादित चट्टानें, कायांत चट्टानें, आग्नेय चट्टानों में
खनिज पाए जाते हैं वो इसी ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। तो ज्वालामुखी जहां लाभकारी है तो हानिकारक भी है, या यूं कहते हैं कि हानिकारक है तो लाभकारी है। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।